Okay, let's do it together. मान लिया मैंने, आप सब जो बोल रहे हो मैंने मान लिया। एंड्स के बारे में बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है। ये तो वही वाली बात है कि एक अंधे इंसान ने, तीन अंधे इंसान जा रहे थे, एक बड़ा सा हाथी जा रहा था। तो जो है किसी ने बोला कि हाथी जा रहा है, तो बोले अरे हमने कभी देखा नहीं, कि देख नहीं सकते थे वो। तो बोले कि एक काम करे, छू तो सकते हैं ना एटलीस्ट। तो किसी के हिस्से में कान आ गया, तो कान छू के लग रहा है कि यार हाथी तो पत्ते जैसा होता है, बड़े से पत्ते जैसा होता है। किसी के किसी का हाथ से पेट पे गया, तो किसी ने बोला कि तो बहुत बड़ी चट्टान जैसा होता है। किसी के हाथ से पूंछ पे गया तो उनको लगा पंखे जैसा होता है। तो ये वही सेम सिचुएशन आप लोग कर रहे हैं। यू आर नॉट गेटिंग इट द राइट, यू नो, जो पैसेज में बोला जा रहा है। एक एक सेगमेंट उठा लिया सबने कि हाँ, एक मेमोरी की को बोल रहा है, बात हो रही है। एक बोल रहा है रूटीन की बात हो रही है, एक बोल रहा है कि चीटियों के बारे में बात हो रही है। एज अ होल इट शुड बी अ कॉम्प्रिहेंशन ना, कि इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं है पैसेज में। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, हाउ दे कम्युनिकेट। पैसेज में क्या बात हो रही है? चलो साथ में करते हैं। लिखा है द कम्युनिटी ऑफ एंड्स आर सम टाइम वेरी लार्ज, नंबरिंग इवन अप टू 500। कई बार कम्युनिटीज इतनी बड़ी होती हैं कि एक ही कम्युनिटी में कुछ 500 के अराउंड भी एंड्स होती हैं। एंड इट इज़ अ लेसन टू अस, ये हमारे लिए एक लर्निंग है, दैट नो वन हैज एवर येट सीन क्वेरल बिटवीन टू एंड्स बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी। अगर चींटी है, एक एंट है, वो सेम कम्युनिटी से है, तो वो 500 चींटियां आपस में कभी झगड़ा नहीं करती, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। तो फॉर द सेक ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, दे डोंट क्वेरल टू वन अनदर। ठीक है। On the other hand, it must be admitted that they are in hostility not only with other insects, including ants of different species, but even with those of the same species belonging to different communities. What is the meaning of hostility? दुश्मनी, एनिमोसिटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। हॉस्टिलिटी मतलब एनिमोसिटी, दुश्मनी। तो कहने की तो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जो एंट्स हैं वो ना कि सिर्फ दूसरे कीड़ों के साथ होस्टाइल होती हैं, बल्कि अपनी ही कम्युनिटी को छोड़ करके, अगर सेम स्पीशीज है बट कम्युनिटी इज चेंज, तो भी वो क्या हो जाती हैं? होस्टाइल। जैसे मान लेते हैं मैंने कुछ आपके स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं सब लोग बैठे हुए, मैंने एक कम्युनिटी 1 दे दी, एक कम्युनिटी 2 दे दिया। इसमें कुछ 10,000 लोग हैं, तो वो 10,000 लोग आर वेरी मच कॉर्डियल टू वन अनदर, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। सेकंड कम्युनिटी में भी बॉयज ही हैं, आप भी बॉयज हैं और यहाँ भी बॉयज ही हैं। बीइंग बॉयज भी वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी चेंज है। दिस इज वन एंड दिस इज टू। सेम गोज विद एंड्स, कि बाकी इंसेक्ट तो कि साथ में अगर स्पीशीज सेम है और कम्युनिटी चेंज है तो भी लड़ाई होती है। देयर इज इट क्लियर टू यहाँ तक पूरा अच्छे से? आई हैव ओवर एंड ओवर अगेन इंट्रोड्यूस्ड, ये आई हैव किसके लिए आया है? ऑथर के लिए, यस, नरेटर के लिए। आई हैव ओवर एंड ओवर अगेन इंट्रोड्यूस्ड आंट्स फ्रॉम वन इनटू nest of the same species, and they invariably attacked, seized by a leg or an antenna and dragged. अलग अलग कम्युनिटीज की चींटियों को लेकर के सेम क्या, तो जब बाहर निकला तो किसी का एंटीना टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, मतलब आपस में इनकी लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी कम्युनिटी चेंज थी, स्पीशीज सेम थी। इट इज एविडेंट therefore that the ant community all recognize one another। तो एक बात तो सच है कि एक कम्युनिटी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानना जानती हैं। वेरी रिमार्केबल। और एक छोटी सी चींटी अगर 500 चींटियों को पहचान रही है, तो ये बात अपने आप में कैसी है? इट्स रिमार्केबल। ठीक है। बट मोर देन दिस, आई divided a nest into two halves and found that even after separation of a year and 9 months, they recognized one another and were perfectly friendly, while they at once attacked ants from the nest। Although एक बार ऑथर के मन में आया, हो सकता हो आपस में जान पहचान इनकी ज्यादा हो, अब क्या करते हैं, इनको 1 साल 2 साल के लिए अलग कर देते हैं।
तो सेम कम्युनिटी की चींटियों को अलग कर दिया। जब वो साल भर बाद वापस मिले तो भी वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पहचान रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अलग कम्युनिटी सेम स्पीशीज से मिली तो वो उनके साथ होस्टाइल हो गई, मतलब उनको दुश्मनी दोस्ती दोनों याद है, कौन हमारी कम्युनिटी का है कौन हमारी कम्युनिटी का नहीं है, ये 1 साल बाद भी एंड्स को याद है। तुम्हारा मेमोरी वाला पॉइंट। बट ये सारी बात किस पे हो रही है, मेन आइडिया कहाँ जा रहा है, कम्युनिकेशन के ऊपर। It has been suggested that the ant of each nest have some sign or password by which they recognize one another. यहाँ से ऑथर के दिमाग में आई एक बात कि इतना इतना तो याद रखना मुश्किल है, क्योंकि वो एज अ ह्यूमन बीइंग सोच रहा है ना। मुझे लगता है इनके पास कोई साइन है ऐसा जो ये लोग दिखाते हैं, या कोई ऐसा पासवर्ड है जिसकी वजह से ये अपनी कम्युनिटी की चींटियों को पहचान लेते हैं। दिस किसके लिए आया ये, दिस फिनोमेना, कि शायद इनके पास कोई साइन है या फिर कोई पासवर्ड है। टू टेस्ट दिस, यही फिनोमेना को टेस्ट करने के लिए आई मेड सम ऑफ देम इनसेंसिबल। फर्स्ट आई ट्राइड क्लोरोफॉर्म बट दिस वॉज फेटल टू देम। इसी को चेक करने के लिए आधे से ज़्यादा एंड्स को इन्होंने बेहोश कर दिया। पहले क्लोरोफॉर्म ट्राई करा बट इट गॉट फेल एंड आई डिड नॉट कंसीडर द टेस्ट सेटिस्फैक्टरी। इसलिए उनका टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डिसाइडेड देयरफॉर टू इंटॉक्सिकेट देम, खुराफाती दिमाग खाली कि अब इनको क्या करना चाहिए, नशे कराते हैं, करते हैं इन्हें। दिस वॉज लेस ईजी देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब इंटॉक्सिकेशन वर्कड परफेक्टली एंड इट वॉज क्वाइट ईजियर फॉर द ऑथर। पहले क्लोरोफॉर्म वाला डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये इंटॉक्सिकेशन वाला उसके लिए काफी आसान था। None of my ants really degrade themselves by getting drunk. इंसानों से अच्छी निकली चींटियां पीने के बाद भी कैसी हैं, एक ग्रेसफुल कंडीशन में है, अपने आप को डिग्रेड नहीं कर रही, यहाँ वहाँ झूम नहीं रही हैं, फालतू चीजें नहीं कर रही हैं, अभी भी डेकोरम क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। दिस वॉज सॉरी हाउएवर कंक्लूजन, हाउएवर आया मतलब क्या आ रहा है, कंक्लूजन। However, I got over the difficulty by putting them into whiskey for a few moments. मतलब ये सब बताने के बाद वो एक कंक्लूजन दे रहा है कि मुझे कब डिफिकल्टी आई, करेक्ट। I took 50 specimens, मतलब मोटा मोटी कुछ 50 एंट्स इन्होंने ली थी, जिसका 25% फ्रॉम वन नेस्ट एंड 25% फ्रॉम, ठीक है, और इनको साथ में डाल दिया फॉर द फीडिंग। द टेबल वॉज पेंट एंड पुट देम ऑन अ टेबल क्लोज टू वेयर अदर एंड्स फ्रॉम वन द नेस्ट वर फीडिंग। इनको वहीं डाल दिया गया जहाँ पर दूसरे नेस्ट की चींटियां भी फीड कर रही थी। द टेबल वॉज सराउंडेड एज यूजुअल विद अ मोट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्ट्रेइंग। भाग ना जाए इसलिए आसपास क्या था, पानी पड़ा हुआ था, ठीक है। द एंड्स विच वर फीडिंग soon noticed those which I had made drunk. जो ants फीड कर रही थी उन्होंने किस पे ध्यान दिया, intoxicated ants पे। They seemed quite astonished to find their comrades in such a disgraceful condition. और जो फीड कर रही थी ants, उन्होंने उन intoxicated ants को जब देखा तो being a comrade मतलब being a friend, साथी है ना, it's more like friendship, camaraderie is a friendship, वहीं से बना है कमराद। तो जब उन्होंने अपने फेलो मेट्स को देखा, अपने अपने दोस्तों को देखा ऐसी डिसग्रेसफुल कंडीशन में, तो दे गॉट एस्टोनिश्ड। झटका लगता है ना, शॉक, सरप्राइज और शॉक में अंतर होता है, बस वही एस्टोनिश्ड। जैसे आपकी डोरबेल बजे और एकदम से आप सामने खून में लथपथ एक इंसान को देखो तो यू विल गेट नॉट सरप्राइज्ड बट एस्टोनिश्ड। अब एकदम से झटके से होता है ना शॉक काइंड ऑफ। तो and as much at a loss to know what to do with their drunkards as we were. उनको समझ नहीं, वो बिल्कुल वैसी ही हरकत कर रही थी अपने, जो उनके ड्रंकन आंट्स थी, जैसे हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग के जो फ्रेंड्स होते हैं, क्या करते हो, आपके फ्रेंड्स अगर ओवर पीते हैं तो आप क्या करते हो, हाँ छोड़ देते हो, कहाँ, आई एम जस्ट टेलिंग, हॉस्पिटल में डाल देते हो, उन्हें हेल्प करोगे ना, यू वोंट लेट देम कि हाँ तुम पड़े रहो रोड पे घूमो कुछ भी करो, यूल मेक श्योर कि एटलीस्ट वो सेफ रहे, ठीक है। तो बस उन्होंने वही करा,
एज वी वर, हमारे जैसे ही उन्होंने बिहेव किया ही, हमारे जैसा मतलब क्या, एज वी वर, ये एज फिगर ऑफ स्पीच आया है यहाँ पर। सिमिलर, ऐसा ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं वैसा कौन बिहेव कर रहा है। आपको अपना माइंड एकदम ओपन करके रखना है वाइल रीडिंग। एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना कि देखो यहाँ पे प्रोनाउन आया है, यहाँ पर कंक्लूजन आ रहा है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच प्रेजेंट है। यू हैव टू बी एक्टिव वाइल रीडिंग। पैसिव रीडिंग करेंगे तो हर चीज़ सेम दिखेगी, दिमाग खोल के पढ़ोगे तो हर चीज़ खुद पॉपअप करेगी माइंड में कि हाँ देखो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। आफ्टर वाइल हाउएवर दे कैरीड देम ऑल अवे, कुछ टाइम बाद वो सारी चीटियों को लेकर के चली गई। द स्ट्रेंजर्स दे टुक टू द एज ऑफ द मोट एंड ड्रॉप देम इनटू द वाटर, जो दोस्त थे उनको लेकर चली गई, जो दुश्मन थे उनको पानी के किनारे लाके छोड़ दे कि इसी में डूब जाओ, ठीक है। वाइल दे बोर देयर फ्रेंड्स होम टू द इनटू द नेस्ट, जो चीटियां अनजान थी एक दूसरे से, मतलब दे वर नॉट फ्रेंड्स, उनको ला दिया मोट ऑफ वाटर पे कि तुम मरो, ऐसे ही छोड़ दिया। और जो दोस्त थे उनको लेकर चले गए उनके नेस्ट में। By degrees they slept off the effects of the spirits. Thus it is evident that they know their friends even when incapable of giving any sign or password. डिसग्रेसफुल कंडीशन में चीटियां क्या ही साइन देंगी, क्या ही पासवर्ड देंगी। इसलिए ऑथर ने इस टेस्ट को प्रूव कर दिया कि उनकी मेमोरी ही बहुत ही इनवेरिएबल है, जल्दी मिटने वाली नहीं है। वो भले ही इंटॉक्सिकेटेड हैं या डिसग्रेसफुल कंडीशन में हैं, देन ऑल्सो दे आइडेंटिफाई, yes, between friends and the one who is, you know, who is not a friend of them. This is a passage. The whole passage is all about the communication of ants. कैसे चींटियां एक दूसरे को पहचानती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, समझ में आया। करते हैं पहला क्वेश्चन again. An appropriate title for this passage might, जिसका मेन आइडिया गलत आया था उसका ये अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आप इसको चूज करते, नहीं करते ना। दैट्स वाई एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेन आइडिया इज रियली इंपॉर्टेंट। नेचर्स मिस्ट्रीज नहीं होगा क्योंकि नेचर की किसी और मिस्ट्री की बात नहीं हो रही है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द आंट्स एंड द कम्युनिकेशन। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड इज सेइंग ह्यूमन क्वालिटीज इन द इंसेक्ट वर्ल्ड। ये ऑप्शन हो सकता था अगर एक दो आदतें और लिखी होती। जस्ट फॉर वन इंस्टेंस वी कांट से दिस मच, सो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, ड्रंकन आंट्स इज अ सेगमेंट ऑफ अ पैसेज। पैसेज का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा पैसेज नहीं है ड्रंकन आंट्स। और आंट्स आर नॉट ड्रंकन, दे मेड टू ड्रंक, ठीक है। तो आंसर, सॉरी, दे मेड टू ड्रिंक, उनको पीना ही पड़ा है, उनको पिलाया गया है बेसिकली, ठीक है। तो ए बी सी तीनों गलत है। आंसर क्या बचेगा हमारा, डी, दैट इज कम्युनिकेशन इन एंट कम्युनिटीज। सारा गेम रीडिंग का है। सेकेंड, attitude of ants towards strangers of the same species may be categorized as hostile. What is the meaning of indifferent? Behave indifferently with other people. What does it mean? Indifferent का मतलब होता है बेपरवाही। क्या मतलब होता है? There are two type of words, एक लापरवाह, एक बेपरवाह। जिसको फर्क ही ना पड़ता हो वो लापरवाह कैसे हो सकता है? लापरवाह तो वो इंसान है ना जिसको फर्क पड़ता है, बट वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसको फर्क ही ना पड़ रहा हो, दैट इज इनडिफरेंट। जिसको बोलते हैं ना कोल्ड बिहेव कर रहे हो, वाई यू बिहेविंग सो कोल्ड, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको, होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो इनडिफरेंट बिहेवियर इज ऑलवेज कोल्ड बिहेवियर, ठीक है। क्यूरियस यू ऑल नो, पैसिव यू ऑल नो, तो आंसर इज होस्टाइल। The author's anecdotes of the inebriated ants, मतलब drunken ants, would support all of the following inductions except, कौन सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ऑथर इनेब्रिएटेड ants को लेकर के? नहीं, ये तो है आंट्स की विलिंगली थोड़ी थी कि आज आ जाए, तो नहीं बोला आंट्स ने, तो पहला तो नहीं होगा।
दूसरा, आंट्स एट कमराड्स इन डिस्ट्रेस, हाँ वो हेल्प कर रही थी, बट चींटियों के बारे में हम कह नहीं सकते ना ये चीज। एंड्स रिकॉग्नाइज देयर कमराड्स बाय मिस्टीरियस पासवर्ड, नो नॉट एट ऑल। तो बचा क्या सही, सी, एंड्स हैव इनवेरिएबल रिकॉग्निशन ऑफ देयर कम्युनिटी मेंबर, अनवेवरिंग रिमेम्बरेंस, मतलब उनकी याददाश्त। यस, तो आंसर इज सी। According to the passage, chloroform was less successful than alcohol for inhibiting communication because of its fatality. Fail kind of. ये अच्छा क्वेश्चन है. Although the author is a scientist, the style of writing also exhibits a quality of. आंसर इज विम्जी. विम्सिकल से बना है. किससे बना है? इसको विम्सिकल. विम्सिकल. WHIMSICAL. विम्सिकल. इसका मतलब होता है मजाक मस्ती करना है, काइंड ऑफ प्लेफुल, या मजे मजे में चीजें करना. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिस्ट्री? सोफिस्ट्री. आप पहले विम्सिकल का सिनोनिम बताओ मुझे. सिनोनिम्स ऑफ काइंड ऑफ मिस्चीवियस, फैंसीफुल, प्लेफुल, ये सब विम्सिकल के सिनोनिम्स हो जाएंगे. सोफिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड अलग है, सोफिस्ट्री अलग है. सोफिस्ट्री का मतलब होता है टू गिव फॉल्स आर्ग्यूमेंट फॉर द इंटेंट ऑफ डिसेप्शन. किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आप जानबूझ के जो मीठा मीठा जाल फंसा रहे हो ना, वही क्या है? सोफिस्ट्री है. लिख लीजिए इसको. द यूज ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स विद द इंटेंट ऑफ डिसेप्शन. किसी को बेवकूफ बनाना है. नेक्स्ट लिखिए हिपोक्रेसी. व्हाट इज हिपोक्रेसी? you behave like you are so morally educated but actually you are corrupted. तो बस वो चीज़ है. ठीक है. अब ये पैसेज आपको पढ़ना है खुद, entirely based upon the facts. ठीक है. और आपको बताना है मुझे मेन आइडिया. जूम कर दूं? अच्छा, फर्स्ट पैसेज में कोई डाउट है रिगार्डिंग रीडिंग, रिगार्डिंग क्वेश्चन, रिगार्डिंग मीनिंग? नो. ठीक, ये करता है. बहुत आसान है ये भी. कंप्लीटली ये जूम हो नहीं रहा बेटा ज़्यादा. और जूम कर देंगे तो ये बोर्ड पे नहीं आएगा बहुत ज़्यादा. विजिबल तो है. थोड़ा आगे आ जाओ. थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ. मैं बोल दूँ क्या पीपीटी के लिए? सर ये जो पीपीटी है ये बच्चों को भेज दीजिए. हाँ, जिससे उन्हें थोड़ा सा रीडिंग में इजी हो जाएगा. विल सेंड यू इन कपल ऑफ मिनट्स.
हो गया। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू रीड फ्रॉम द स्क्रीन, आंखों में बहुत है। कर रहे हो ना अभी? हो गया। ओके, व्हाट्स रिटन इन द पैसेज अबाउट? ओके, अंश। कोई है जो डिटेल में बता सकता है कि एग्जैक्टली पैसेज का मेन आइडिया क्या है? द पैसेज, ओके, पैसेज में दो चीज़ें हैं। क्या कोई एलियन एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उसने हमसे अब तक कम्युनिकेट। दिस इज द एंटायर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। बाकी सारे फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स इसी बात के अराउंड है, सपोर्ट कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, जो भी है। बट पैसेज में बात सिर्फ दो ही हो रही है। क्या कोई है दुनिया जो इसके अलावा भी एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो वाई वी दे हैव नॉट टेकन अ इनिशिएटिव। साथ में एक बार देख लेते हैं, रीड करके लिखा है। मेनी साइंटिस्ट वर कन्विंस्ड दैट देयर मस्ट बी अ प्लेथोरा ऑफ इंटेलिजेंस। स्प्रिंकलिंग यू नो ना, तो नमक वमक करते हैं तो एकदम हर जगह गिरता है। तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि जब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं तो इस बात से अग्री करते हैं, ग्रेट अमाउंट, मतलब एक ग्रेट नंबर। तो कहते हैं कि अ ग्रेट नंबर ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अक्रॉस द गैलेक्सी। वी आर नॉट द ओनली इंटेलिजेंट, ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं इन अ गैलेक्सी। द स्टोरी गोज दैट इन 1950 एनरिको फर्मी एंड हिज कलीग्स वर डिस्कसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन ओवर लंच। एलियन लाइफ के बारे में ये दो लोग डिस्कस कर रहे थे, एनरिको फर्मी और उनके कलीग्स, लंच पे, ठीक है। द क्वेश्चन दैट फर्मी आस्क्ड दैट एट द टेबल बिकेम इनफेमस इन इट्स सिंप्लिसिटी। इनफेमस का मतलब होता है, दो चीज़ें हैं, फेमस और इनफेमस। वेन यू आर नोन फॉर योर गुड डीड्स यू बिकम फेमस, वेन यू आर नोन फॉर योर बैड डीड्स यू बिकम इनफेमस। वेयर इज एवरीबडी? The room fell silent because, well, nobody had an answer. Originally, the question was meant to attack the idea of interstellar travel, the possibility of which Fermi was not confident in. समझ में आ गई यहाँ तक बात? But the question remains, if there were civilizations scattered across the stars by the billions, why have not we heard from them? अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो अब तक क्या हमें सुनाई क्यों नहीं दिया, या उन्होंने कम्युनिकेट क्यों नहीं करा? द मिल्की वे, विच इज द गैलेक्सी वेयर वी आर लिविंग, द मिल्की वे इज अबाउट 10 बिलियन ईयर ओल्ड एंड, कितना लिखा है ये, 1 लाख है ना, लाइट ईयर्स अक्रॉस, that could travel at 1% of the speed of light, 3.08 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसका 1% भी अगर स्पीड है उनकी स्पेसशिप में, द गैलेक्सी कुड हैव ऑलरेडी बीन कॉलोनाइज्ड 1000 टाइम्स। तो कितनी बार कॉलोनाइजेशन हो चुका होगा? 1000 बार। बात तो सही कह रहा है। वाई हैव नॉट वी हर्ड फ्रॉम एनी अदर लाइफ? हर्ड का मतलब हमसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ? दैट वेरी क्वेश्चन इज द फर्मी पैराडॉक्स। इसी क्वेश्चन को किस नाम से फेमस किया गया? इट हैज स्पार्क्ड न्यूमरस। जो इस सवाल के बाद सन्नाटा एक छा गया था, वो जो साइलेंस था, वो अपने आप में एक नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस कहीं ना कहीं क्या कर रहा था? एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। सम साइंटिस्ट थिंक दैट
द साइलेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग दे हैव कॉइंड द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस चुप्पी का जवाब किसमें था? द ग्रेट फिल्टर थ्योरी में। एन इवोल्यूशनरी वॉल इम्परमिएबल टू मोस्ट लाइफ। आप लोगों को याद नहीं है शायद, या हमारा बचपन आपके बचपन में different है। हमारे बचपन में एक मूवी आई थी फंटूस, किसने देखी है? उसमें परेश रावल है, देखना कभी यूट्यूब पे शायद पड़ी होगी फंटूस। उस मूवी में क्या दिखाया गया है कि 3 लोग होते हैं, वो किराए के घर में रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बस यही करते रहते हैं। अचानक से वो कार से जा रहे होते हैं और एक ऐसी दीवार आती है उनके सामने, जो बड़ी सारी दीवार है, बहुत बड़ी सी एक वॉल है। उस वॉल में वो घुस जाते हैं। जब वो घुस जाते हैं उस वॉल में, तो उस तरफ एक और दुनिया एग्जिस्ट कर रही होती है जो उस दुनिया से बहुत पीछे होती है। वहाँ कार नहीं है, वहाँ मोबाइल फोन्स नहीं है, वहाँ पे मतलब एक ऐसी काइंड ऑफ दुनिया जो बहुत एंशियंट है, और इधर बहुत मॉडर्न वर्ल्ड। मुंबई का सीन दिखाया गया है, और एक दीवार है, उस दीवार में वो लोग पता नहीं कैसे घुस जाते हैं, गलती से टक्कर लग जाती है और वो तीनों पहुंच जाते हैं उस तरफ। नॉट दैट दे वांट टू गो बैक, एक अलग ही ट्रेवल टाइम मतलब होगा वहाँ पे हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर चीज़ अभी नहीं है, ठीक है, मोबाइल्स फोन्स नहीं है, कार्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। ये बता रहे हैं कि ग्रेट फिल्टर है, इनकी थियोरी वो ये है कि एक वॉल है जो हर किसी के लिए पेनिट्रेट करना आसान नहीं है, इम्परमिएबल है वो। For these scientists, there are 2 basic possibilities regarding the great filter. पहली possibility है, it is either behind us or in front of us. अगर कोई wall exist करती है जिसको permeate करने के बाद, जिसको penetrate करने के बाद ही हम दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है, या तो wall हमारे पीछे या wall हमारे आगे। लेकिन if it is behind us, scientists have speculated that it may have occurred at the creation of life itself, or at the single cell prokaryotes to मल्टी सेल यूकैरियोट्स। आपने देखा होगा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बता रहे हैं कि अगर वो वॉल पीछे है तो ये वॉल उस टाइम पे एग्जिस्ट करी होगी जिस टाइम पे लोग इवॉल्व हो रहे थे। पहले अमीबा आया, फिर मल्टी सेलुलर बॉडीज बनी, फिर हम लोग बने। वी आर सर्वाइवर्स की कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वी सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी दुनिया एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इफ द ग्रेट फिल्टर इज अहेड ऑफ अस, ये तो पीछे की कहानी है। अगर ग्रेट फिल्टर वॉल हमारे से आगे है तो फिर देयर वर नॉट रिसीविंग कम्युनिकेशन बिकॉज एडवांस सिविलाइजेशन हैव हिट द वॉल एंड सीज टू एग्जिस्ट। तो जो हमारे से एडवांस्ड वाले जो हैं लोग, उन्होंने इस वॉल को हिट किया है और वो एग्जिस्ट कर गए, सॉरी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इम्प्लाइंग दैट वी टू विल हिट द वॉल इवेंचुअली। तो जैसे हमारे से बेटर वाले जो लोग थे उन्होंने उस चीज़ को पेनिट्रेट किया है, वैसे एक दिन हम भी उस वॉल को हिट करेंगे। अगर वॉल हमारे आगे एग्जिस्ट करती है तो, पीछे कर रही है तो खत्म हो चुका है, हिट करके हम खुद ही एडवांस बन चुके हैं। अब अगर आगे एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे से जो एडवांस लोग आए थे उन्होंने हिट कर दिया, वो गायब हो गए और अब हमारा टर्न आएगा। तो थियरीज आई हैं। साइंटिस्ट अदर एक्सप्लेनेशन, साइंटिस्ट हैं जिनके पास कुछ और भी है, वो ये है लिटरल रेडियो साइंस। क्या? परहैप्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज colonized एंड कम्युनिकेटिंग बट वी आर स्टक इन अ डिसोलेट एरिया फार फ्रॉम द एक्शन। कह रहे हैं या तो दुनिया जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही, लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमें शायद किसी डिसोलेशन में चले गए हैं जहाँ पर सिर्फ हम ही हैं। मतलब एक मान लो कोई कॉलोनाइज्ड एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग एक एरिया में रहते हैं, कुछ लोग एकदम किनारे रहते हैं, तो उनके बीच कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसको लेकर के। और मे बी टाइप थर्ड, civilization simply don't care about communicating with inferior. We are the inferior ones and they are the superior ones. तो being superior they don't want to communicate with inferior. ठीक वैसे ही जैसे रोड पे हम जब कार्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं, पलासियों में घूम रहे होते हैं, तो रोड साइड जो लोग रहते हैं हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके प्रॉब्लम्स उनके चैलेंजेस से भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, if they the lack of communication, नहीं सॉरी, if they have all the power of an entire galaxy,
Maybe they can't be bothered by us and our handheld. Sometimes scientists even think that the lack of communication might be due to the existence of a predator species of which intelligent civilizations are afraid. कह रहे दो ही रीजन है, या तो हम बहुत सुपीरियर हैं तो हम उनसे बात नहीं करना चाहते, या फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है उनसे, या फिर वो बहुत सुपीरियर और हम क्या हैं, इन्फीरियर, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में. एंड thus they refrain from transmitting so as not to reveal their location. इसीलिए वो नहीं चाहते कि हमें उनकी लोकेशन का पता चले. The general consensus, however, is that if there are others out there transmitting signals, we probably just listening wrong. या फिर ये भी हो सकता है कि वो signals भेज रहे हैं, like कोई मिल गया, मैं ओम ओम ओम, याद है, और हम उसको decode नहीं कर पा रहे हैं. We don't have the appropriate technology or understanding of the universe to receive or decode any message just yet. इसीलिए हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे सिग्नल्स नहीं है जो हम उनके भेजे हुए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके उनको हम रिसीव करके उनको जवाब दे पाए. However, there is still a chance it is just us. या फिर एक ही बात सच हो सकती है कि हमारी दुनिया में सिर्फ हम ही एग्जिस्ट करते हैं. If a civilization live at least a century, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सिविलाइजेशन after developing the technology, there could be 10 civilizations in our galaxy alone. तो 1000 में कम से कम 10 civilizations तो exist कर रही होती alone. But if they could not live for 100 years after technology, we begin to develop our own transmission technology, also develop nuclear power, advance forces with overpopulation. सेम हमारे साथ भी होगा कि हम न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट्स करेंगे, और एक दिन हमारे पास खाने को भी नहीं होगा कि हम ओवर पॉपुलेट हो चुके होंगे, तो हम भी एग्जॉस्ट कर जाएंगे. इट इज सच अ दैट परहैप्स एन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नॉट लिव फॉर 100 years. इसका मतलब एकदम नहीं सकती, ये बात सच है. अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा एवरेज एज वो रिड्यूस होता जा रहा है. आपने देखो आपके बाबा जी लोग थोड़े ठीक ठाक टाइम तक चले होंगे, उनके पेरेंट्स थोड़ा और लंबा जिए होंगे. अभी 70-75 तक लगता है कि हाँ उनकी एज हो गई थी. 70+ है, हाँ एज हो गई है. उस टाइम पे 70+, पीपल यूज टू डू लॉट ऑफ लेबर एट दैट टाइम. अभी 75 यू आर लाइक कभी भी बुलावा आ सकता है. तो ये बात सच है कि आपकी जो एवरेज एज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. तो अगर कोई जनरेशन है वो बहुत ही साइंटिफिकली अगर डेवलप्ड है, तो फिर वो लंबा जी नहीं सकती. एज वी बिगिन own transmission technology will also develop nuclear power, advancing the warming of the climate. क्लाइमेट वार्म हो जाएगी क्योंकि हम साइंटिफिकली बहुत खुद को डेवलप करना चाहते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फूड रिसोर्सेज सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, फिर एक दिन हम भी यहाँ नहीं होंगे. It is such a stretch to say that perhaps an intelligent civilization cannot live for 100 years after developing space penetrating transmission technology. अगर किसी जनरेशन में स्पेस को पेनिट्रेट करने की टेक्नोलॉजी बना दी गई है, उस मोमेंट से लेकर के आने वाले मोमेंट्स तक कोई इंसान 100 साल तक जी नहीं पाएगा, कि जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए वो ख़त्म हो चुके होते हैं. If typically survive only for 10 years after developing this technology, meaning that we may be the only intelligent life in our galaxy or even the entire universe. लेकिन अगर हर एक जनरेशन, हर एक सिविलाइजेशन अगर स्पेस पेनिट्रेटिंग टेक्नोलॉजी बनाने के बाद केवल 10 साल ही जीती है ओवरऑल, तो फिर हम ही क्या हैं, इकलौती जनरेशन है, ना कि सिर्फ अर्थ पे बल्कि पूरे यूनिवर्स में. तो पैसेज एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि इफ समवन इज देयर व्हाई दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग. बाकी सब तो इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, कोई कह रहा है कि है, कोई कह रहा है नहीं है, कोई कह रहा है कि एक वॉल है जो पेनिट्रेट की जाएगी, बट ओवरऑल बात क्या है, मुद्दा क्या है, कोई है तो फिर हमसे बात. दैट्स इट. लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग explains the theory of great behind us?
कैसे? क्वेश्चन में पूछा है द फॉलोइंग एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ग्रेट फिल्टर बीइंग बिहाइंड अस, हमसे पीछे है वॉल। फिर तो डी आंसर बचा ना, कि मैनी स्पीशीज हैव कम बट अनएबल टू सर्वाइव, वी आर नॉट रिसीविंग एनी कम्युनिकेशन एज वी आर द ओनली वन एग्जिस्टिंग, क्योंकि पीछे है ना वॉल, तो पीछे तो मतलब पहले हिट हो चुकी है। याद है वो यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर वाला जो था। वाई टू द ऑथर वी विल ऑल्सो हिट द वॉल सून। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं बेटा। व्हाट्स द आंसर गाइज? B. As per a theory, the great filter wall is ahead of us, where advanced species have it already and terminated, and we will undergo the same procedure. Please correct answer. सबका आया है? If there are other civilizations, why are not they? ठीक है। B is correct. अब लास्ट पैसेज ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी, क्योंकि दिस इज रियली सिंपल बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तीनों अलग अलग फील्ड से हैं। टू क्रिएट द डाइवर्सिटी, हमें रीडिंग में थोड़ी डाइवर्सिटी रखनी पड़ेगी क्लासेस में, क्योंकि पैसेज कभी साइंस से टेक्स्ट से आता है, कभी इन्वायरमेंट बेस्ड आता है, कभी कुछ आता है, तो हमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन पढ़ना होगा क्लैट के लिए, ठीक है।
बेटा। पढ़ लिया? छोटा सा ही था ये तो। बट विल वेट फॉर 2 minutes, सम पीपल आर रीडिंग। GMO इज जेनेटिक मॉडिफाइड। बहुत फेमस है बेटा, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। डन। आप ट्राई कर लो, फिर हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। इसके आंसर्स कॉपी में लिख लीजिएगा, विल डिस्कस। हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग फॉर एलिट? एलिट में ग्रामर पोर्शन ज़्यादा आता है और वोकैब ज़्यादा आती है, सो करना होगा अपने को। एलिट का रिजल्ट भी क्लैट से ज़्यादा ट्रस्टेड है।
Done, guys? Done? अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए, डोंट डिस्कस इट, क्योंकि एग्जाम में कोई मिलेगा नहीं अड़ोस पड़ोस पूछने जांचने वाला। बेटर कि यू शुड ओन योर आंसर, जो है वो है। गलती तो होगा ज़रा से, वी आर हेयर फॉर लर्निंग ना, वी हैव 2 months। आई गेस दिस इज लास्ट। डन? नॉट थैंक यू। बताओ इसका मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज द मेन एंड ऑफ द पैसेज? हु इज गोइंग टू टेल मी? यू? अंश? क्या कहानी है पैसेज? बेनिफिट्स ऑफ जीएमओ। और हाँ, तो वी कैन से कि पैसेज इज डिस्क्राइबिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएमओ। अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें होती है तो हम कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएमओ, बट हेयर इट इज डिस्कसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ऑथर की टोन क्या हो सकती है? गलत और सही दोनों को लेकर के चल रहा है तो टोन वुड बी एनालिटिकल। कब होती है एनालिटिकल टोन? जब जब दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव बेनिफिट्स को हम जब उसको क्या करते हैं, एक साथ
व्हेन वी पैरेलली डू लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कंपैरिजन या कॉन्सिक्वेंसेज हम देखते हैं, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी, इट्स अ काइंड ऑफ एनालिसिस, तो टोन हो जाती है एनालिटिकल। किसी को समझ में नहीं आया पैसेज तो मैं समझाऊं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। रिया, पैसेज यू गॉट इट? पक्का सबको समझ में आया था? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, बेटा आप बताओ। हाँ दीजिए मैम, पैसे पूरे दिए हैं, काम पूरा करिए, है ना? What exactly is GMO? The official USDA definition is an organism product produced through genetic modification. हर वो चीज़ GMO है जिसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है। Strictly speaking, all plant breeding methods include simple cross breeding. Simple cross breeding भी क्या है? एक तरीके का genetic modification है। After a plant's DNA, so all agricultural products are genetically modified. Technically, they have been since the dawn of agriculture. सच्चाई तो यही है कि जब से खेती हो रही तभी से जीन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। Thousands of years ago, genetic engineering conversation is a more precise and expedient methods of modification. However, sometimes the benefits created by GMOs are simply to allow your food to last longer. कई बार GMO के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है बिकॉज हम उनको ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं। रिसेंट अब देखा होगा, स्टार्टिंग में एक एप्पल आता था, उसको काटो तुरंत काला पड़ता था, इधर काटा 5 मिनट हुआ वो तुरंत ब्लैक हो गया। बट अभी ऐसे एप्पल्स आ रहे हैं मार्केट में जिनको आप काट के 45 मिनट्स तक आप रख दीजिए वो काले नहीं पड़ेंगे। ये सब GMO का कमाल है। तो कहाँ थे हम? A recent example of GMO crop that provides a consumer benefit is the Arctic apple. देखो एग्जाम्पल भी वही लिया है इन्होंने, which is genetically modified to prevent the borrowing of the apple once sliced, says Vogiliano, a PhD candidate studying sustainable food system in developing countries at Massey University in New Zealand. वो इसी का इफेक्ट बता रहा है कि कैसे जो है एप्पल, एक आर्कटिक एप्पल है, वो कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। The term GMO can sound scary when you first hear about it. It says Vogiliano, however, consumers should feel confident that GMOs on the market are consumed and to date have not been linked with any adverse health effects. GMO के प्रोडक्ट्स हेल्पफुल है, ड्यूरेबल है और क्या है वो, उनके साथ कोई भी एडवर्स इफेक्ट एडेड नहीं है। He says, one point I hear often is that GMO wheat is causing the rise of wheat sensitivities. यानी एक चीज जो मैं सुन रहा हूँ ये है कि जो GMO वाला wheat है, जेनेटिकल wheat, वो क्या कर रहा है, वो wheat sensitivity को बढ़ा रहा है। GMO wheat available for commercial use in America, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो मिल नहीं रहा है, it is available. A lot goes into making sure that the products are safe. ये बात यूज़र के दिमाग में, कंज्यूमर के दिमाग में बिठाने के लिए कि GMO के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रैटेजी। समझ में आई बात? More than 75 studies are performed on crop before it is commercially available in the United States. जो भी मार्केट्स में आज GMO के प्रोडक्ट अगर हैं अमेरिका में, तो उन पे कितनी बार, मोर देन 75 टाइम्स बार स्टडी हो चुकी है। जब हर बार सेफ पाया गया है तभी उसको मार्केट में लॉन्च किया गया है। दिस इंश्योर्स दे आर सेफ फॉर पीपल, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए क्या है, वो सेफ है। एंड देन देयर इज द इशू ऑफ पोटेंशियल इकोलॉजिकल, लेकिन इसी में एक जो प्रॉब्लम है वो आती है, दैट इज किस चीज़ की, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। While the genetic modification of crops may come with benefits, the sheer production of volume of a single crop variety creates an ecological imbalance in the system. क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही क्रॉप को उगा सकते हैं, ठीक है। अपने यहाँ याद होगा कि पहले नीचे ऊपर गेहूं होता था, नीचे बथुआ होता था, याद है, वो ग्रास काइंड ऑफ, जाड़ों में जो लोग खाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना वो सिस्टम ही पूरा एक के साथ दूसरी क्रॉप को हम प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एट अ टाइम just one crop we can grow, and that is what it is leading kind of biodiversity loss. क्या हो रहा है?
भाई डाइवर्सिटी तो खत्म हो गई ना, जैसे तुमने एक टाइम पे एक ही क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हो, तो डाइवर्सिफिकेशन आप नहीं ला सकते। एंड जब बायोडाइवर्सिटी ही मिसिंग है, तो फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा? बस वही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज वन ऑफ आवर जनरेशंस ग्रेवेस्ट कंसर्न, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसर्न है, बहुत ही जरूरी कंसर्न है। किस चीज का लॉस? बायोडाइवर्सिटी का लॉस। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ क्रॉप में लॉस नहीं हो रही है, उस क्रॉप पे डिपेंड होने वाले जानवर भी क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं, क्योंकि अब वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे? Today we have two options to determine this. One is to look for the USDA organic certification on a food. You can also look for the third party non-GMO project label indicating a product contains no GMOs. However, this label is voluntary and it may cause confusion. मतलब इस तरीके के लेबल्स हेल्प करने की जगह और क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मार्केट में कंफ्यूज कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, हाउ GMO can create ecological imbalance? एक ही पॉइंट है, that is what? As only one variety of crops is produced in a very vast quantity through GMO causing loss of biodiversity. और ये only loss नहीं है, ये बहुत major loss है, ठीक है? The reason why GMO is popular and is prevailing everywhere. D. When the food is modified by GMO, it becomes more durable due to genes modification. एक सिंपल एप्पल भी ज़रा ड्यूरेबल बन जाता है, तो आंसर इज डी। Why one cannot depend on label to check whether the modified food by GMO is safe or not? As the passage में बताया गया है कि these labels are discretionary and thus is unreliable as it creates uncertainty. Kind of confusion create करते हैं ये। समरी क्या है? The advantages and disadvantages of GMO, again the main idea, ठीक है? जर्नी इसलिए नहीं है कि जर्नी में हमने पूरी जर्नी की बात ही नहीं करी, कब से स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है। वी हैव जस्ट टेकन वन सेगमेंट ऑफ GMO, सीरियस एंड सिग्निफिकेंट, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है 15 क्वेश्चन में जो हमने आज किए हैं? नहीं समझ में आया हाउ टू अप्रोच? दिस फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास, दैट्स वाई वी हैव डन द पैसेज फर्स्ट। एवरी टाइम यू हैव टू स्कैन द क्वेश्चंस, नॉट द ऑप्शंस। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है? वी हैव 10 minutes लेफ्ट, सो विल डू सम रिविजन ऑफ वोकैबुलरी जो हमने लास्ट टाइम करी थी। किसी को याद है कि ओरली पूछूं कि रिवाइज करेंगे? ओके। किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ फादर, पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ हस्बैंड, मैरिटीसाइड, सब गलत है। किलिंग ऑफ मदर, मैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वाइफ, यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, फिलिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरीसाइड। किलिंग ऑफ किंग, रेजिसाइड। किलिंग ऑफ कम्युनिटी, किलिंग ऑफ ह्यूमंस। आगे चलते हैं। हु इज नोन एज एन ऑल्ट्रुइस्ट? A person who believes in welfare of others, ठीक है? That's why, give me two synonyms for the altruist. Magnanimous. A person is magnanimous because he is a philanthropist. Philanthropist is the one who believes in the development of human race. What is the exact antonym for philanthropist? Opposite, antonym. Misanthropist, मतलब a person who hates mankind, ठीक है?
ओके, गिव मी अ सिनोनिम फॉर वर्ड बेनेवोलेंट। यही क्या? बिग हार्टेड, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। ऑल्ट्रुइस्ट, बिग हार्टेड, मैग्नानिमस, बेनेवोलेंट, जेनरस, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये सब क्या है? एक ही फैमिली के वर्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइजर? वो पुसिलैनिमस, चिकन हार्टेड और डिफिडेंट, ये सब हो जाता है करेज के सेंस में, लैक ऑफ करेज। कंजूस के सेंस में यूज कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है फ्रूगल, स्टिंजी, पार्सिमोनियस, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मल्टीपल रिलेशनशिप विथ मल्टीपल वुमेन साइमल्टेनियसली। अडल्ट्री तो एक कानूनी वर्ड हो गया उसके लिए। पॉलीजिनिस्ट, जो मैंने बताया था, मल्टीपल वुमेन के साथ जिसके रिलेशनशिप्स होते हैं। उल्टा मतलब पॉलीएंड्री। अपर्स वहाँ तो, हाँ ये भी वो दे बिलीव इन मल्टीपल हस्बैंड, हाँ, प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड बेसिकली। इफ अ पर्सन बिलीव्स इन मल्टीपल मैरिजेस, polygamist, that person is polygamist and this belief is polygamy. Two marriages, bigamy, one monogamy, ठीक। और हमने क्या किया था लास्ट टाइम वो कैब में? इतना ही नहीं, कुछ और भी कराया था, यही क्या रहा था बस। ठीक है, एक वर्ड और लिखिए आज। नेक्स्ट वर्ड लिखिए अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर, AMATEUR। What is the meaning of amateur? A person who lacks in experience, a person who is not experienced basically. Novice, the first synonym is novice, NOVICE. Next, NOVICE. Second is naive, 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 NAIVE. A person who is amateur is known as novice, is known as naive, is known as rookie. Rookie, पूकी नहीं, रूकी, ROOKIE। आजकल चलता है ना पूकी, तो बस पूकी का उल्टा क्या, मतलब उसमें आर लगा दो तो वो रूकी हो गया, रूकी। टायरो, TYRO, टायरो। नेक्स्ट लिखिए न्यू बी, बी, नोवाइस, नाइव, रूकी, टायरो, न्यूबी। नेक्स्ट लिखिए इसमें गलिबल, GULLIBLE, गलिबल। Gullible is not just about the new in experience, but at the same time they are innocent too. Let's say आप अभी कोलकाता नहीं गए हो, लेट्स सपोज आप पहली बार जाओ, तो यू विल बी क्वाइट फियरफुल कि लोगों से आप पूछोगे हर चीज़, आपको बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। जैसे यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है तो उससे ऑटो वाले 200 रुपये लेते हैं अमीनाबाद का, ठीक है, क्या 200 रुपये किराया है अमीनाबाद का? नहीं है, ठीक है, बट वो चार्ज करते हैं। क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं है। दे आर गलिबल राइट नाउ, क्योंकि द प्लेस इज न्यू, द एक्सपीरियंस इज न्यू। तो समटाइम अ मेच्योर पर्सन कैन ऑल्सो बी गलिबल इफ द एक्सपीरियंस इज न्यू। नेक्स्ट लिखिए इसमें न्यू हॉर्न, नेक्स्ट लिखिए ग्रीन हॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली आता है, एलेट वाले एग्जाम्स में जहाँ पे वो कैब आती है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया, नया नवेला। अ पर्सन हु इज वेरी न्यू टू एन एक्सपीरियंस, दैट पर्सन इज ग्रीन हॉर्न, ठीक है। आगे लिखिए इसी में वेट बिहाइंड ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर, कान का कच्चा होना, वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब द पर्सन इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। The word was amateur, which means lack of, a person who lacks in experience,
दैट पर्सन इज नोन एज नाइव, नोवाइस, न्यूबी, रूकी, टायरो, गलिबल एंड न्यू हॉर्न एंड ग्रीन हॉर्न। 2 वर्ड्स और हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, लिखने की नीड नहीं है। आपने सुना होगा बॉलीवुड में बोलते हैं कि इसकी डेब्यू मूवी है, तो दैट डेब्यू इज अ फ्रेंच वर्ड, दैट वर्ड इज डेब्यूटेंट, DEBUTANTE, डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट इसका मतलब होता है, टा नहीं प्रोनाउंस करते फ्रेंच में, टा प्रोनाउंस करते हैं, इट्स डेब्यूटेंट। इसका मतलब होता है कि द फर्स्ट पब्लिक एक्सपीरियंस। ये बॉलीवुड के लिए यूज होना वॉज नॉट द रूल। The rule was when a girl used to attain the age of 16, 17, 18, the age that is good for marriage according to them, तो उस टाइम पे ना वो अपनी बेटियों को एक टाइप का गाउन पहनाते थे और बॉल पार्टीज में लेकर जाते थे। वहाँ पर दे हैव अ पर्टिकुलर, अगर उन्हें बात भी करनी है किसी से तो उसकी भी पूरी तालीम उनको दी जाती थी, सब कुछ बताया जाता था कि आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तो कितना हैंड आपको शेक करना है, क्या गेस्चर्स होंगे आपके, किन टॉपिक्स पे आप बात, ये नहीं है मैं मौसी का लड़का तो ऐसा लगता है, नहीं, देर आर सर्टेन थीम्स जिस पे आपको बात करनी है, अबाउट वेदर, अबाउट पीपल। तो हर एक चीज़ की मतलब प्रॉपर एक डेकोरम था कि आपकी बेटी 18 साल की हो गई है, अब सोसाइटी के सामने जाने लायक हो गई है, तभी उसको लोग पसंद करके अपने घर की बहू बनाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर एक सुंदर सा गाउन, आपको याद होगा सिंड्रेला वाली कहानी में दिखाते हैं, उसकी माँ एक अलग सा गाउन बनवाती है अपनी बेटी के लिए, और फिर सिंड्रेला के पास नहीं होता है तो वो फेरी मदर उसको दे करके जाती है दैट गाउन। तो इट्स अ स्पेशल गाउन दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर गर्ल, और उनको ऊपर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे कि आपको कैसे हैंड शेक करना है, प्रिंस के साथ कैसे डांस करना है। तो इट्स अ प्रॉपर जेस्चर्स। तो जो पहला पब्लिक एक्सपीरियंस था उनका, जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था, दैट वॉज नोन एज डेब्यूटेंट। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए था। किसके लिए था? सिर्फ लड़कियों के लिए था। तो इसीलिए द वर्ड इज डेब्यूटेंट। जब उसमें ई गायब कर देंगे आप तो बन जाता है वो लड़कों के लिए डेब्यूटेंट। है कोई वर्ड नहीं डेब्यूटेंट जैसा, कोई वर्ड नहीं है, इट्स ऑलवेज डेब्यूटेंट, क्योंकि उसमें ई मेंशन होता है। ये फ्रेंच की ओरिजिन है, लेकिन हमने उसको कॉइन कर लिया है कि लड़कों के लिए यूज करेंगे तो हम ई गायब कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, नहीं, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर टायरो? टायरो, न्यूबी, रूकी। ठीक है, okay, now I'll ask particularly, you will tell, okay? A person who believes in humanity is known as philanthropist. A person who hates, a person who always wish goodness to others, benevolent। देखो हर एक वर्ड का अपना एक फ्लेवर होता है। जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट आएगा वो ह्यूमैनिटी के लिए लव हो जाएगा, जैसे मिसंथ्रोपिस्ट आएगा ह्यूमैनिटी के लिए हेटेड हो जाएगा, जैसे ही गुडनेस ऑफ अदर्स वो बेनेवोलेंट, बेन इज अ रूट वर्ड फॉर गुड, तो वो बेनेवोलेंट हो जाएगा। कोई बुरा है तो मैलेवोलेंट, क्या हो जाएगा? लिख लीजिए मेरी कॉपी में उल्टा। अगर कोई बुरा है, आपको मेलिशियस बातें करता है आपसे, ठीक है, आपको आपके बारे में बुरा भला सोचता है, तो दैट पर्सन इज मैलेवोलेंट। जैसे आपने सुना होगा फैमिली में कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी खुशी में एक्चुअली खुशी महसूस होती है, बट सम पीपल दे जस्ट गेट पिस्ड ऑफ कि हो इनके बेटे का क्लैट में हो गया, उन्हें बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों से। they have kind of ill will kind of personality, so they are malevolent people। mal मतलब bad। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे CR, RC हो गया है तो विल बी डूइंग CR, हम लोग कंक्लूजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।